अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं। आखिर जिस चीज़ का इंतज़ार था वो दिन आ गया। जी हाँ, ड्रैप टेस्ट आ गया 26 नवंबर संडे 9 बजे बरोज़ अतवार। तो एक तो सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात और बड़ी नेक तमन्नाओं के साथ मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये मौका आप ज़रूर लें और इंशाल्लाह ये मौका आपका ही है। अच्छा नाजरीन, ड्रैप के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और वो ड्रैप की सारी वीडियोस इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ड्रैप सीरीज़ के नाम, ये आप तस्वीर भी देख लें, मौजूद है। अगर आपके पास यकीनन इतना टाइम है कि आप वो वीडियोस को देखें और उनमें जो बताया गया उस पर अमल करें। लेकिन आज मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ये फाइनल वीडियो है, फाइनल टिप्स हैं जिनको आप लेके कि आप आगे कामयाब हो सकें। बात यह है कि 4 दिन के अंदर आप क्या पढ़ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बिल्कुल, ये देखें, ये एक अपना ज़ाती तजर्बा होता है बंदे का। इसकी बुनियाद पे मैं ये नहीं कह सकता कि यही पेपर में आएगा, यही पेपर में आता है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट दिए हैं तो इस बारे में अंदाज़ा थोड़ा हो गया कि कहाँ कहाँ से पेपर और क्या क्या पेपर आता है। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो ये है कि टीचिंग में चूँकि 12 साल हो गया पढ़ाते, तो हमें ज़रा चीज़ों का ज़्यादा बेहतर आइडिया रहता है एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल के जो टीचिंग में नहीं है। गाइड तो वो बेशक कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गाइडेंस उन लोगों से लें जो आपके उस्ताद हैं, जिनसे आपने पढ़ा है, जो इसमें से गुजरे हैं, ताकि वो आपको सही गाइड कर सकें। हमेशा गाइड वही कर सकता है जो उसमें से गुजरा हो और बार बार गुजरा हो, जिसने नाकामी देखी हो। जो कामयाब हो गया वो एक ही दफ़ा गुजरा होता है, वो आपको उतना उस तरह से नहीं बता सकता। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा कुछ बता रहा हूँ आपको, नहीं। आप अपने उस्तादा के पास जाएं, उन लोगों के पास जाएं जिन्होंने काफ़ी दफ़ा एग्जाम दिए हैं, जिन्होंने फेलियर देखा है। जी हाँ, सक्सेस 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 बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सक्सेस वाला बंदा शायद उतना आपको गाइड नहीं कर सकता जितना आपको फेलियर वाला बंदा गाइड कर सकता है। ये मेरा मानना है, गलत भी हो सकता है। हर टाइम आएगी ये, बगैर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आप देख लें। नाजरीन, अगर आप अपने गैट के ड्रैप के सिलेबस को देखें तो सबसे ऊपर वर्बल और एनालिटिकल पोर्शन है, यानी इंग्लिश और एनालिटिकल पोर्शन है। इंग्लिश के लिए मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड इस टाइम करता हूं कि आप पाक एमसीक्यू से इंग्लिश का पोर्शन कर लें। अभी कुछ दिन पहले फोरेंसिक का टेस्ट हुआ था, वहां पे डिटो मीन सेम लाइनें इंग्लिश की उठाई गई हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जो डिस्क्रिप्शन में यहां पे मौजूद है, जिसका ऊपर टाइटल है एनालिटिकल एंड इंग्लिश फॉर ड्रैफ्ट टेस्ट। वो आप लाजमी तौर पे देख लें, यानी पाक एमसीक्यूज की जो वेबसाइट है वहां से आप इंग्लिश कर लें बगैर टाइम ज़ाया किए, कहीं और ना जाए। मेरा ये मशवरा है, बाकी आपके पास टाइम है तो कुछ भी कर सकते हैं। एनालिटिकल पोर्शन के लिए भी इसी वीडियो में, यानी जो एनालिटिकल और इंग्लिश की वीडियो है, मैंने ये तफसीली बता दिया है कि आप ये वाली बुक खरीद लें या ले लें, उसकी कुछ स्कीम्स को देख लें। देखिए जी, एनालिटिकल एक स्कीम का नाम है, एक डायग्राम का नाम है, एक चार्ट का नाम है। आपने एक चार्ट, एक डायग्राम बनाना होता है सिनेरियो का। अगर आप वो सही बना लें, सही ड्रा कर लें, तो आपका एनालिटिकल सारा ठीक हो जाता है। जिन लोगों ने एमफिल का गैट जनरल दिया है या पीएचडी का गैट सब्जेक्ट दिया है या एफएससी में नेट दिया है, तो उनको लाजमी तौर पे ये आइडिया है, उनको यकीनन ये आइडिया होता है कि एनालिटिकल पोर्शन क्या है। तो उसके लिए डोगर ब्रदर्स, डोगर पब्लिशर्स, इल्मिया कोई भी आप बुक ले लें, उसके 4-5 पेज कॉपी करवाएं और उसमें से आप इजीली जो है उसकी स्कीम को समझें, डायग्राम ड्रॉ करें और आपको ये तरीका आ जाएगा। अब जल्दी से ड्रग लॉ की तरफ चलते हैं। नाजरीन, ड्रग लॉ में कोई भी इधर उधर से पढ़ के टाइम ज़ाया ना करें। ड्रग लॉ की एक कंपाइल्ड फाइल मौजूद है, शायद कोई मुबशर भाई हैं उन्होंने बनाई है, वो आप लाजमी तौर पे तैयार कर लें। उसमें जो पहला टाइटल है जो कि ड्रग एक्ट 1967 है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिलेबस में दिया गया। सिलेबस में ड्रग एक्ट 1967 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए उस पर टाइम ज़ाया ना करें। ड्रग एक्ट 1967 फार्मेसी एक्ट 1967 के अलावा बाकी सारे ड्रग लॉज जो हैं एक ही फाइल में कंपाइल कर दिए हैं। वो आप अजहर भाई हैं उनसे ले सकते हैं, उस्मान बोदला भाई से ले सकते हैं। मैं तो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन एक ही ग्रुप है हमारा फार्मासिस्ट एग्जाम्स के नाम पे, वहाँ पे काफ़ी फाइल शेयर होती हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका लॉ का।
अब आ जाते हैं जी सब्जेक्ट पोर्शन पे। जी हाँ, सब्जेक्ट जो है वो 30 मिनट्स का मतलब आप कह लें 30-35% उसकी है, और 20 नंबर ICH गाइडलाइंस और WHO, उसमें हम बाद में बात करते हैं। सब्जेक्ट में जी क्या करना है, अब देखें 4 दिन में इतना टाइम नहीं है कि आप 40-45 सब्जेक्ट्स को कवर कर सकें। तो अक्लमंद और दानश्वर लोग हैं उसमें क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, अगर तो आपने फार्मास्यूटिक्स प्रिपेयर करनी है तो मैं आपको किताब दिखा रहा हूं, आप बगैर टाइम ज़ाया किए इसको आप बखूबी जानते हैं। जी हाँ, ये है जी CPR। क्या है जी CPR 8th एडिशन। प्लीज इसके पहले 8 चैप्टर में से अगर आप पहला छोड़ भी दें तो खैर है, दूसरा से लेकर 8वें तक आप इसको जल्दी से रीड आउट कर लें, आपकी फार्मास्यूटिक्स का मसला हल, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये कर लें। इस पे DTL के एक हमारे दोस्त हैं मुकरम, उन्होंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए, ग्रुप्स में वो सर्कुलेट कर रहे हैं, अगर नहीं है तो आप किसी भी ग्रुप से ले सकते हैं, वो कर लें, दैट इज एनफ। फिजिकल फार्मेसी में 2 चैप्टर मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, मेरा ये मानना है। PU के नोट्स में से आप वो कर लें, एक सॉल्यूशंस, क्योंकि उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, वो इसमें भी हैं, इसमें भी चैप्टर 2 में है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी तफसील से उसको करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली आप सॉल्यूशन का चैप्टर PU के नोट से कर लें। और एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो मैं समझता हूं कि आपको लाजमी तौर पे करना चाहिए, जिसमें MCQ आ जाते हैं, वो फिजिकल फार्मेसी का चैप्टर है एक्सट्रैक्शंस का। उसमें टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन है, वो उसमें अक्सर कोई एक आधा MCQ आ जाता है, या बाज़ औक़ात रियालोजी में से कोई 2-4 MCQ आ जाते हैं। तो रियालोजी की अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो रियालोजी में मैंने तफसीली वीडियो बनाई है फार्मास्यूटिक्स 1 के नाम पे, यहाँ पे उसमें मैंने पढ़ाया है, यानी कि मैंने बताया रियालोजी की क्या टाइप्स हैं, और रियालोजी की सूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट फ्लो, प्लास्टिक फ्लो में ग्राफ कैसे होते हैं, इनके X एक्सिस में क्या है, इसके Y एक्सिस में क्या है, वो आप इसमें देख सकते हैं। तो ये फार्मास्यूटिक्स हो गई। एंसल उनसल का टाइम नहीं है आपके पास, CPR 2 to 8 लॉक कर दें। इसके बाद गाइस टाइम ज़ाया किए बगैर हम फार्माकोलॉजी पे चढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी का टाइम जाहिर आपके पास नहीं है, लेकिन प्लीज प्लीज फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन लिपनकार्ट से लाजमी कर लें, लाजमी। पहले पेज पे होती है, वो जल्दी से करते जाए, जल्दी से करते जाए। और कैटजिंग रिव्यू के बैक MCQ, यानी हर चैप्टर के बाद MCQ आते हैं, वो लाजमी करते जाएं। उसके बाद नाज़रीन MCQ की बुक अपलेटन, मैंने तो अपने टाइम पे नोट्स निकाले रखे थे, अपलेटन इसका 7th एडिशन आप लाजमी कर लें। इसको जब आप सॉल्व करें तो इसकी ये एक्सप्लेनेटरी आंसर्स भी दिए होते हैं, अगर आपको मैं करीब से दिखा सकूं तो। अगर तो आपके पास टाइम है तो ये ले लें, पढ़ लें, अगर नहीं है तो जल्दी से इसको गुजार लें। इसकी भी हाईलाइटेड बुक मौजूद है, यानी आंसर्स के साथ, सॉरी, वो आप जल्दी से देख लें। इसमें फार्माकोलॉजी तफसील से मौजूद है, ये कर लें। क्लासिफिकेशन लिपनकार्ट से कर लें। बैक MCQs यानी वो कैटजिंग रिव्यू से कर लें। क्लासिफिकेशन के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि साइड इफेक्ट आप लाजमी कर लें, जल्दी से कर लें, इतने मुश्किल नहीं है। साइड इफेक्ट को आपको टाइम लगेगा बुक से याद करने के लिए, तो आप गूगल पे जाएं, वहां पे निमोनिक्स लिखे फार्माकोलॉजी, निमोनिक्स फार्माकोलॉजी, ये मैं आपको तस्वीर बता रहा हूँ, वहां पे आप जल्दी से साइड इफेक्ट्स के निमोनिक्स कर लें, पर टाइम ज़ाया नहीं होगा, आधे घंटे में 15 मिनट में आप कर लेंगे। तो फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन, निमोनिक्स, मोड ऑफ एक्शन जल्दी से एक एक लाइन का करते जाएं। अगर आपके पास टाइम है तो शमीम की फार्माकोलॉजी की बुक है, बड़ी कैटजिंग कुटजिंग का टाइम नहीं है लिपनकार्ट का, शमीम की फार्माकोलॉजी की बुक लें, इतनी सी बुक है, वो शॉर्ट नोट्स हैं, उसमें से जल्दी क्लासीफाई और एक एक लाइन की जो है साइड क्या नाम है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करते जाएं। जी हाँ, जरूर कर दें, बहुत सारे ग्रुप्स में मौजूद है, अगर नहीं है तो मैं आपको दे देता हूँ, वो आप जल्दी से कर लें। टाइम ज़ाया कि एक बार हम केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो नाजरीन केमिस्ट्री में हमारे पास चैप्टर जो BS बहाल है उसके बैक पे 500 MCQs दिए गए हैं, वो एक दफ़ा लाजमी देख लो, उसमें सबसे रिपीट होता है। 2018 में भी कुछ MCQs रिपीट हुए थे, वेव नंबर का एक MCQ आया था। उस बुक में से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनकी जल्दी जल्दी से इनके ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोडक्ट्स देख लें। SN1, SN2, E1, E2 इनको देख लें। कैनिज़ेरो, वुल्फ रिएक्शन, ग्रिग्नेट रिएजेंट, इनको जल्दी से देख लें। अल्डोल कंडेंसेशन से क्या बनता है, कैनिज़ेरो रिएक्शन में क्या होता है, विटिक रिएक्शन में क्या होता है, इनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये आप जल्दी से थारोली इसमें से रीड आउट कर लें। तो ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। इसके बाद अगर दूसरे नंबर पे आदीन प्लीज़ बेटा डिस्टर्ब ना करें, दूसरे नंबर पे अगर हम बात कर लें
तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आ गई। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की ना हमारी एक बहन ने बड़ी अच्छी फाइल बनाई हुई है, आई एम स्ट्रांगली सपोर्टर। मैंने एक दो जगह पढ़ के गया हूँ तो मैं तो पकड़ा नहीं गया मतलब कहने का मकसद ये है कि वो बहुत अच्छी फाइल है। वो 2019 में किसी मैडम ने बनाई थी इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम से, उनका शायद 449 जब सीट्स आई थी, इनके 9वां मेरिट नंबर था। बहुत शॉर्ट फाइल है, प्लीज वो देख लें, बेस्ट है। लेकिन अगर आपने बुक पढ़नी है तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि चैप्टर नंबर 9 BS बाहल के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से मौजूद है, वो आप कर लें। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें क्रोमेटोग्राफी है, वो कर लें तो आपका ये पोर्शन भी हो जाएगा। केमिस्ट्री में मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें इतना ज़्यादा पेपर नहीं आता। SAR को देख लें, कंसाइज एंड कंसेप्चुअल में से SAR को देख लें, उसकी डेफिनेशन देख लें, मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप देख लें, एस्प्रिन, पैनाडॉल, पैरासीटामोल, मेफिनेमिक एसिड, मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन, इन इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा देख लें। इससे बाद इंपॉर्टेंट बात कर लें बायोकेमिस्ट्री की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स लाजमी देख लें। इसके लिए बेस्ट बुक है फाइक, शॉर्ट है, इसको देख लें। कोलेस्ट्रॉल के अंदर कितने कार्बन है, कितने बॉन्ड है, ये देख लें। टेस्टोस्टेरोन के अंदर, अर्गोस्टेरोन के, ईस्ट्रोजन के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं, कॉर्टिसोल के अंदर कितने कार्बन है, ये देख लें। इसके लिए परफेक्ट बुक है फाइक की, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अपनी दूसरी और तीसरी वीडियो में। जो चैनल पे पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो है उसमें मैंने पूरे 45 सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया आपने क्या क्या कुछ पढ़ना है, और ये मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। लाजमी इसमें से पेपर भी आएगा, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, ये बात सब कन्फर्म है। अच्छा, इसके बाद हम चौथी कग्नोजी की बात करते हैं। कग्नोजी में आपके पास टाइम नहीं है, टाइम है तो टाइलर को देख लें, नहीं तो एक मैंने शॉर्ट से नोट्स बनाए हैं जिसको कग्नोजी बाय सवर के नाम से, वो उसमें 3rd ईयर की कग्नोजी यानी जो 5वें और 6ठे सेमेस्टर की कग्नोजी है, जो 3rd क्लास में जो पढ़ते हैं उसको शॉर्ट मैंने ग्लाइकोसाइड, टैनिन, रेजिन सब का जिक्र कर दिया है। और इसी तरह कुछ मतलब मेरी एक फ़ाइल मैंने बनाई थी इस्लाम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में, उसमें फैमिलीज़ हैं, वो लोगों ने उसका नाम चेंज कर करके अपने नाम ले लिए। वो बड़ी कम्पैक्ट फाइल है, वो आप फैमिलीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। उसमें भी 7 से 8 पेजेस की फाइल है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ के नाम लिखे हैं। अब नाजरीन जल्दी से फार्मेसी प्रैक्टिस की बात कर लें। प्रैक्टिस के लिए जी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 21। किस बुक का ये है? CPR का 7th एडिशन, उसका था 19, 20, 21 और 13वां 14वां चैप्टर भी कर लें। 13वें 14वें के अंदर ड्रग इंट्रैक्शंस हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी आप लाजमी तौर पे देख लें। इसके अलावा रॉजर वॉकर का चैप्टर 1 आपने लाजमी करना है, जल्दी से पढ़ लेना, क्योंकि उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज हैं, निमोनिक्स हैं, वो अक्सर आ जाते हैं। इसके बाद अगर और ड्रग इंट्रैक्शन का चैप्टर है, ADR का चैप्टर है, अगर आपके पास टाइम है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा रॉजर वॉकर पढ़ लें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कंसाइज एंड कंसेप्चुअल पे अच्छा खासा लिखा हुआ वो आप जल्दी से रीड कर लें। डिजीज़ का मेरे पास अपना इतना टाइम नहीं है, अगर आप वो चाहते हैं कि आपने डिजीज़ भी क्लिनिकल में करनी है। फार्मास्यूटिकल केयर का मैंने आपको बता दिया, पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर देख लें। फार्माको विजिलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कंसाइज एंड कंसेप्चुअल से देख लें। फार्माको विजिलेंस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, विजिलेंस का मतलब होता है टू वॉच, यानी टू वॉच द ADRs ऑफ द ड्रग, टू वॉच द इवेंट्स ऑफ द ड्रग। अगर हमको देखें तो उसको हम फार्माको विजिलेंस कहते हैं। तो ये फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में आपको बता दिया। आखिर में लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि इस टेस्ट में कामयाब वो बंदा होगा जिसने 2 पोर्शन में अच्छे नंबर लिए, एक इंग्लिश वर्बल और एक ICH गाइडलाइंस, और दूसरे नंबर पे WHO गाइडलाइंस। ICH गाइडलाइंस पे ज़बरदस्त किस्म की किसी ने फाइल बनाई हुई है, आई रियली रिकमेंड जी। वो आप उसके अंदर बहुत सारा डाटा है, लेकिन एक उसने PPT एक PDF बनाई हुई है, प्रेजेंटेशन बनाई हुई है 2-4 पेजेस की, उसमें उसने सारे स्टेप्स बताए हैं, सेफ्टी और क्वालिटी के, Q1 क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है, वो आप एक दफ़ा देख लें। WHO की गाइडलाइंस जो हैं वो ड्रैब की वेबसाइट पे जो मौजूद हैं प्रोडक्शन के लिए, क्वालिटी अश्योरेंस के लिए और QC के लिए, वो कर लें। इधर उधर के नोट्स इधर उधर से घूमने से का फ़ायदा नहीं है, वो आप वहाँ से कर लें, तो मेरा ये ज़ाती तौर पे मशवरा है। एंड पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ड्रैब के टेस्ट के अंदर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जहन में रखनी है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो आप 100 के 100 अटेम्प्ट करके आए। लेकिन मैं स्टिल ये रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ लें, यूजुअली नहीं होती है HEC के टेस्ट में, लेकिन प्लीज रीड द स्टेटमेंट। आई रिपीट कि मैं कह रहा हूं कि आप ऊपर लाइन जरूर पढ़ लें कि लिखा है कि नहीं कहा। अक्सर हमारे दोस्त अब आप ये कह रहे हैं कि जी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन
बहुत सारे लोगों ने एचईसी का टेस्ट नहीं दिया, इसलिए आप ऊपर पढ़ लें कि क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो सारे सवाल लगाएं, अगर है तो फिर जो आता है वही लगाइएगा आप। और एंड पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ये बात जहन में रखनी है पेपर के दौरान कि आपने 2 ऑप्शंस को रूल आउट करना होता है। 4 में से 2 सीधी निकल जाती हैं, इतना मुश्किल ये एग्जाम नहीं होते। 2 में से 1 में आपने फिर रिलाई करना है, अन्य बात देखे बगैर तुक्का जो है वो बेहतर ऑप्शन नहीं होती। अपनी रोल नंबर स्लिप साथ लेके जाएं, अपनी डिपॉजिट स्लिप लेके जाएं। अगर आपने डिपॉजिट स्लिप नहीं ऑनलाइन ली है तो वो आपकी हिस्ट्री में आपकी ऐप जो है जो आप यूज़ कर रहे हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश या HBL की कोई भी ऐप है, उसकी ऐप हिस्ट्री से उसकी जो है तस्वीर ले लें और उसको साथ लेके जाएं। आईडी कार्ड साथ ज़रूर लेके जाएं, पानी साथ ज़रूर रख लें क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को घबराहट होती है। और तीसरी और आखिरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टेस्ट पूरे टाइम पे छोड़ के निकलें। ये ना हो कि 15-20 मिनट पहले दे के जल्दबाजी में हरगिज़ ना जाएं। ऐसा कोई भी किसी किस्म की अफरा तफरी नहीं होती। अपना मोबाइल जो है अपनी गाड़ी में या अपने मोबाइल अपने किसी साथी दोस्त को बाहर दे के जाएँ। वहाँ पे सोना सेंटर नहीं बना, नीचे लिखा हुआ है आपकी जो रोल नंबर स्लिप है। तो ये मेरी एक आपसे सजेशन है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप ये वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा। और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सेंड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे लोगों को शेयर करें क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की जो सीट्स आ रही हैं उसकी इंशाल्लाह मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, प्रैक्टिकली तैयारी करवानी है इंशाल्लाह, ताकि आप सिलेक्ट हो सकें। अल्लाह आपका और हम सबका हामी नासर हो। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।